बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। आपको याद होगा इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे, और हम अपने शोज़ में भी अक्सर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि खान साहब तब ये कहते थे कि फ्री मीडिया बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, जमहूरियत के लिए। और उसके बाद इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आ गए। जब गवर्नमेंट में आ गए, अमरीका गए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, वहाँ पर उन्होंने कहा दैट मीडिया इन पाकिस्तान नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। और जब उन्होंने कंट्रोल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तब हमने ये कहा था कि जी मीडिया को आप रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं किसी भी फ्री सोसाइटी में, किसी भी जमहूरी मुल्क में। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अक्सर मीडिया से शिकायत रहती थी। फिर अब थोड़ी देर पहले एक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम करने की कोशिश की गई। अपेरेंटली एक बिल भी सामने आया और उसमें करोड़ों रुपए के फाइन का जिक्र हुआ कि जी एंकर्स को, सहाफ़ियों को और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को फाइन किया जा सकता है अगर वो फेक न्यूज़ करते हैं। अब फेक न्यूज़ क्या होती है, उसको कैसे रोका जा सकता है, ये पूरी एक डिबेट है और इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने तब भी ये कहा था कि जो हमारे यहाँ पे रेमेडीज मौजूद हैं अगेंस्ट फेक न्यूज़ लीगल सिस्टम में, उसको हम क्यों नहीं अवेल करते हैं, अपने जस्टिस सिस्टम को क्यों नहीं ठीक करते हैं। डेफेमेशन ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर डेफेमेशन के केस का फैसला होना चाहिए, लेकिन वो फैसला नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इस सिस्टम को गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए। और उसमें वो जो गवर्नमेंट कहती है ना 10 लाख पैमरा मैक्सिमम फाइन कर सकता है, डेफेमेशन के सूट में करोड़ों अरबों रुपया डैमेजेस के तौर पे कोर्ट अवार्ड कर सकता है, लेकिन वो सिस्टम चल नहीं रहा और उसको फाल होना चाहिए था, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, क्योंकि तो है ही तहरीक इंसाफ। और खान साहब ये कहते थे कि अगर अदालतों को ठीक कर दें तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो बहरहाल मीडिया के साथ जो एक मोहब्बत का रिश्ता है इस गवर्नमेंट का, वो अक्सर आता रहता है सामने, कोई ना कोई वाकयात होते रहते हैं। पिछले दिनों एक सहाफ़ी हैं हमारी आसमा शिराजी साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उसका रिएक्शन आया। गिल साहब ने तब क्या कहा था, आपको सुनना है। मजहर अब्बास साहब और फहद हुसैन साहब और मेहर बुखारी साहब, आई स्टैंड विद आसमा शिराजी। और भाई पहले पता कर लो वो किधर खड़ी है। क्या आप सब गालियां देने के साथ खड़े हैं? ये कौन सी सहाफत है? वो जी वापस गाली दी जाती है। जब प्राइम मिनिस्टर उसकी फैमिली को आप गालियां देंगे तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर लोग रिएक्ट करेंगे। भाई क्यों आप गाली लिखते हैं? बस इतनी सहाफत थी आपकी, यही औकात थी आपकी सारी की सारी। असल बात यह कि आपके गले में इमरान खान फंसा हुआ है और आपको उर्दू के सारे हिज्जे फंसने आपके गले में इंशाल्लाह। ये शीन से शहबाज बैठा हुआ है, इससे भी आपको बड़ी तकलीफ है। ना सिर्फ एन फंसेगा, फे फंसेगा, शीन फंसेगा, बाकी और बहुत कुछ फंसेगा आपके। तो गिल साहब ये फरमा रहे थे कि यही आपकी सहाफत है, साफियों का नाम लेके, और ये कह रहे थे यही आपकी औकात है। बड़े गुस्से में थे। अब वो कॉलम क्या था, उस कॉलम के एक हिस्से से मैं इत्तफाक करता हूँ जिसमें उनकी राय अगर वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे तनकीद करना चाहती हैं, और दूसरा हिस्सा जिसमें वो कुछ बकरों का, सिरियों का, सुइयों का, पुतलियों का जिक्र कर रही हैं। एक सहाफ़ी, एक एंकर की हैसियत से मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी चीज़ से इख्तलाफ भी करते हैं तो उसको आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ये तो नहीं हो सकता कि एक गलत बात हुई है उसके जवाब में आप दूसरी गलत बात कर दें। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, सो you have to respond in a manner which is decent, which is fair and which is in consonance with law and norms and values of the society। बहरहाल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आज के सहाफ़ियों के साथ, मीडिया के साथ गवर्नमेंट का जो मोहब्बत का ताल्लुक है उसकी क्या वजूहात है। मेरे साथ जो पैनल है उनका तारुफ कराते हैं सीनियर एनालिस्ट सईद काजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। और एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। काजी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो गिल साहब कह रहे थे यही आपकी सहाफ़त है, यही आपकी औकात है, दुरुस्त है तरीका? सबसे पहले तो मैं जो मंसूर अली खान के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की जी, we may disagree on many things, you know, लेकिन यो ही बात है, आप साबिक वजीर भी हैं, हम आपका एहतराम करते हैं और अभी मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा मंसूर को कि इन्होंने कोई इस तरह का या नहीं, तो इसको भी मैं कंडेम करता हूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो अब असल हम मसले की कोर की तरफ जाते हैं, क्या है मसला, क्या है मसला? 2 मसले हैं बुनियादी तौर पर। एक तो सियासत गिर गई है और छोटे मकासद पे हो रही है, सियासत में से बड़े मकासद निकल गए हैं। हम साफ़ी जो है, ये सहाफ़त सियासत को मुनक्किस करती है। जब सियासत पस्ती की तरफ जाएगी, अब अफराद के गिर्द घूमेगी और नज़रियात के गिर्द नहीं घूमेगी,
तो फिर वो फिर क्या होगा, जुगता होंगी, एक दूसरे जुगता मारेंगे, वड्डी ट्वीट करेंगे, अच्छी गाली किन्ने कड्डी है, हु वाज मोर क्रिएटिव इन हिज डर्टी वर्ड सो टू से, ये हो जाए। अब एक और तीसरी अहम बात ये है कि चूंकि सियासत में काले धन के मुख्तलिफ धड़े आपस में टकरा रहे हैं, अवाम बाहर हो गए हैं, उसने सहाफत में भी वही वन डाल दी है। बारों की सियासत आपसे कौन बेहतर जानता है, बारों तक नीचे तक ये जो पैसा जो सियासत में आया है ना, जैसे हम कहते हैं कि आज की सियासत में पैसा सियासत के पीछे भागता है, सियासत पैसे के पीछे भागती है। तो ये बेसिकली, मैं सब साफियों को नहीं कह रहा, मैं सब वकीलों को नहीं कह रहा, आप भी वकील हैं, मगर ये अब हो गया है कि जो मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनके स्पोक्स पर्सन कुछ बन गए, कुछ नहीं बने। मैं सब के बारे में नहीं कह रहा, मगर गालिब ये सिलसिला हो गया। मैं जाती तौर पर मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। आई वॉज ऑफर्ड ब्राइब, और एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी लेके आया था एक की तरफ से, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे कोई ऐशी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं जवानी में गुजार लिए, भूख में तो इसमें गुजार लूँ। मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ। सही। और बाद में एक बहुत बड़े साफ़ी इस मुल्क के, मैं जिनका नाम नहीं लेता, मेरा बड़ा यार है, आजकल ज़रा मुश्किल में है, उसकी मुझे कॉल आई कि काजी साहब ना कर दीजिए। मैं कि किस कल, तो मैं तो भूल भी गया था। तो मैं आपको जाती, ये हो गया है। कुछ लोग नहीं भी करते, मंसूर अली खान जैसे लोग हैं, अपराइट लोग हैं जो खुद एक खाते पीते घर से आए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हुआ है सियासत के साथ। जब सियासत छोटे मकासद पे होगी, साफ अल्टरनेटिव ऑटोमेटिकली छोटे मकासद पे चली जाएगी। आज आप 70s 80s में चले जाए, जहां तहरीकें चल रही थी, लड़ाइयां और बड़ी लड़ाइयां थी, तकदीर बदल देंगे, एशिया सुर्ख है, को कहते थे नहीं सब्ज है, दोनों इन देयर ओन राइट, तो वो बड़ी लड़ाई थी। आज क्या है, मैशत IMF वर्ल्ड बैंक चला रहा है, उनके मुलाजिम यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, कुछ अपने धंधे बचा रहे हैं, कुछ अपना पैसा बचा रहे हैं, कुछ पावर में आने के लिए कभी गाली देते हैं, कभी पैरी पड़ते हैं। तो ये हो गया। मंसूर अली खान साहब, मुझे फरमाइएगा कि जो भी तनकीद हम करते हैं गवर्नमेंट पे, ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी तनकीद हो रही है सहाफ़ती हलकों की तरफ से सारी की सारी दुरुस्त हो, और अगर तनकीद दुरुस्त नहीं है तो उसका जवाब भी आना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से और उन्हें बताना चाहिए कि तनकीद आपकी दुरुस्त नहीं है। लेकिन देन अगेन देयर आर सर्टेन नॉर्म्स दैट यू हैव टू फॉलो। तो इस हुकूमत के हवाले से आपको लगता है कि ये उन नॉर्म से बाहर निकल के जवाब देती है? थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। अब एक्चुअली सारे मामले के अंदर क्योंकि मैं खुद एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन हूँ, सो आई विल ट्राई टू चूज माय वर्ड्स वेरी प्रॉपर्ली, बिकॉज मैं इस मामले में कम से कम ये नहीं एक इंप्रेशन देना चाहता बिकॉज मेरे साथ ही हुआ है तो इसलिए माय ओपिनियन हैज़ टू बी अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऐसी बात नहीं है। देखिए मुझे ये फील होता है कि हम लोग जो ये दौर है, ये जो 2021 के अंदर हम खड़े हैं, हम जर्नलिस्ट को इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आज सियासतदानों के हाथ में सोशल मीडिया का एक ऐसा टूल है जिसपे वो फौरन रिएक्शन देते हैं। उन्होंने कोई चीज देखी, उन्होंने कोई प्रोग्राम देखा, किसी जर्नलिस्ट की बात सुनी, कोई कॉलम अपने खिलाफ देखा, कोई वीलॉग अपने खिलाफ देखा, और वो फौरन फोन उठाएंगे या अपने कंप्यूटर पे बैठेंगे और फौरन उसके ऊपर रिएक्ट कर देंगे। ये पहले नहीं होता था। काजी साहब बैठे हैं, पहले जब प्रिंट मीडिया का दौर था, अगर कोई सहाफ़ी आपके खिलाफ कुछ बोलता भी था और आपको गुस्सा भी होता था तो उसके अंदर एक टाइम पीरियड होता था कि आपने अगले के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करने, और अगर आप कर भी देते थे, किसी रिपोर्टर से बात करके उसके बारे में कुछ कह भी देते थे, तो रिपोर्टर के पास इस्तेकाक होता था कि वो आपके अल्फाज को कुछ सेंसर करे, कुछ टोन डाउन करे, अगले दिन वो अखबार के अंदर प्रिंट हो, या इवन टेलीविजन के ऊपर भी अगर आपने बात करनी होती तो आप बीइंग एन एंकर आपके हाथ में ये चार्ज होता था कि आप ध्यान रख सकते थे कि भाई कोई ऐसी नाजेबा बात जो है वो ऑन स्क्रीन नहीं जानी चाहिए। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, नाउ वी आर इन द डिजिटल वर्ल्ड, नाउ यू जस्ट हैव टू पिक अप योर फोन, आप ट्वीट कर दें, फेसबुक पे स्टेटस लिख दें या अपना कोई वीडियो पैगाम जारी कर दें, जिससे शहबाज गिल साहब अक्सर करते हैं। तो इसलिए वो जो बैरियर और वो जो फिल्टर्स थे ना वो अब खत्म हो गए हैं। अब चूंकि वो खत्म हो गए हैं तो हम सहाफियों को भी ये सीख लेना चाहिए कि अब ये जो जितने भी सियासतदान हैं ये इस तरह रिएक्ट करेंगे। बाय द वे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम शायद आज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है और कल को कोई और अगर पार्टी आ गई तो ऐसा नहीं होगा, तो ये भी हम गलत समझेंगे। ऐसा नहीं है।
बिलावल भुट्टो साहब ने अभी एक जलसे के अंदर जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की, कुछ ऐसी मिलती जुलती जबान थी जो फैसल वाडा साहब ने इस्तेमाल की है। तो क्या फर्क क्या है? तो कल को वो भी एक यंग ब्लड हैं, कल को वो भी हुकूमत में आएंगे, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वो या उनके चाहने वाले या उनके वुज़रा में से भी कोई ना कोई इस तरह की बात कर देगा। इशू ये है कि हम सहाफियों को अपने आप को उसके मुताबिक मोल्ड करना है। मेरा जाहिर बात है, क्योंकि मेरे हवाले से उन्होंने अल्फाज जो बोले, मेरा तो एक ह्यूमन फर्स्ट रिएक्शन तो यही होना चाहिए था कि ठग करके मैं भी उसी तरह जवाब दूं, बट यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ, यू हैव टू नो कि आप एक प्रोफेशनल हैं, आपने किसी तरीके से इसको पर्सनल नहीं होने देना। इस गवर्नमेंट को मीडिया से एक शिकायत फेक न्यूज़ की रहती है, और ये एक टर्म है दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ, और वो फेक न्यूज़ का अक्सर जिक्र करते हैं। तो ये जो फेक न्यूज़ के हवाले से इस गवर्नमेंट का सारा स्टांस है, आपके ख्याल में क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी अप्लाई होता है, या जिस तरह से अभी आप थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे आप कंटेंट इतना ज़्यादा है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा है, रेगुलेशन कोई नहीं है, वहाँ पे कोई भी कुछ भी कह देता है, वहाँ उसके ऊपर इसका इतलाक होता है? या मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि प्रॉपर सैटेलाइट चैनल्स हैं, लाइसेंस्ड हैं, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन आती है, उसको देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद देते हैं। कहीं पे कोई गलती हो जाए तो ऑफ कोर्स डेफेमेशन बाकी कवानीन मौजूद है जो हरकत में आ सकते हैं। तो ये फेक न्यूज़ की जब गवर्नमेंट बात करती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी उसके अंदर लेकर आती है आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर हुकूमत को ये प्रॉब्लम है, और एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग ये प्रॉब्लम वर्ल्ड ओवर है, ये अमेरिका के अंदर भी है, ये हर जगह ये हुकूमतें कहती हैं कि जी देखें फेक न्यूज़ चला दी गई हमारे खिलाफ और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैं एग्री करता हूँ, कुछ जगहों पे वाकई फेक न्यूज़ होंगी भी, कुछ जगहों पे नहीं होंगी, कुछ जगहों के ऊपर ये हुकूमतें जो हैं एक्चुअली इस पॉइंट को इस्तेमाल कर रही होती हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, हम जर्नलिस्ट के, हम एंकर्स की क्रेडिबिलिटी को हिट करने के लिए, ताकि लोग इनकी बात ना सुने। अगर ये हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो हम इनके ऊपर लगा दें कि जनाब आपने फेक न्यूज़ दी है, कहानी खत्म, ताकि हमारा वोटर सपोर्टर जो है वो हमारी ये बात सुन ले और जो ये सहाफ़ी बात कर रहा है इसकी बात ना सुने। आई एग्री विद दैट, ये इनका एक टैक्टिक है, वो ये इस्तेमाल करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये नहीं आप कह सकते कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर अगर किसी ने किसी के बारे में कोई बात की है तो इट इज़ नॉट चैलेंजेबल। आपके सामने मीशा शफी का और अली जफर का एक केस है, वो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं कहा गया था, वो सोशल मीडिया के ऊपर ही मीशा शफी ने एक ट्वीट की थी, चंद बयानात दिए थे, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई स्टार्ट होती है और दोनों फरीकैन जो है इस वक्त कोर्ट के अंदर हैं। तो आपके लिए रिलीफ का ऑप्शन तो मौजूद है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो पैमरा मौजूद है, पैमरा फेक न्यूज़ के ऊपर, गलत न्यूज़ के ऊपर, गलत रिपोर्टिंग पे चैलेंजेस करता रहा है, चैनल्स को उनके अगेंस्ट एक्शन लेता रहा है, ये इनके पास कवानीन मौजूद हैं, ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं बार बार, और ये मैं इसमें पूरे एक सिस्टमैटिक मैनर देख रहा हूं इसके अंदर कि ये इंप्रेशन देते हैं कि जनाब फेक न्यूज़ अगर आ भी गई हमारे पास कोई हथियार नहीं है इसको चैलेंज करने का। ये गलत है, ये प्रिंट के अंदर भी चैलेंज कर सकते हैं, ये पैमरा में भी चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज किया हुआ है, और ये कोर्ट्स को का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। लेकिन असल बात ये है कि जी ठीक है, लेकिन का जो वावेला है ये ज्यादा इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है कि क्रेडिबिलिटी को हिट किया जाए ताकि लोग इनकी बात ना सुने। ठीक है, अब क्या साहब दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक चीज़ तो ये कि जो ये कह रहे हैं मंसूर साहब के अभी भी लॉज मौजूद हैं जो कि केटर करते हैं फेक न्यूज़ को, ठीक है, बात दुरुस्त है, लेकिन गवर्नमेंट का स्टांस है कि अभी मिसाल के तौर पे जो फ़ाइन है पैमरा वो 10 लाख तक लगा सकता है, और इससे ऊपर फ़ाइन अगर हमने लगाना था तो हम वो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उसमें करोड़ों रुपए की वो बात कर रहे थे उस तरह से। एक तो ये चीज़, दूसरा ये जो शहबाज गिल साहब ने जितनी तनकीद की थी, जिस बात पर वो तनकीद, गाली की बात तो मुझे समझ में नहीं आई, पता नहीं आपको समझ में आई है तो आप मुझे बताइए। दूसरा ये, लेकिन आसमा शिराजी साहिबा का भी जो कॉलम था, ज़ाती तौर पे एक एंकर की हैसियत से मुझे भी उससे इख्तलाफ है। जो अल्फाज उन्होंने कॉलम के आखिर में इस्तेमाल किए थे, वो बकरों का जिक्र और सुइयों का जिक्र और पुतलियों का जिक्र, आई डू नॉट एग्री विद दैट, ठीक है, लेकिन जब आपने उसका जवाब देना है तो वो वैसे तो नहीं होना चाहिए जो ट्विटर पे ट्रेंड्स चल गए और जिस तरह पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर पेज से ट्वीट्स होना शुरू हो गए। बात बताऊं, वो आखिर एक खातून है, मतलब जब किसी के बारे में कोई खबर छप जाती थी ना गलत, तो वो आता था तरदीद लगवाने, तो जो दोस्त होता था हमारा, हम उसे कहते थे तरदीद मत लगवाओ। वो कहते थे क्यों? मैंने कहा जिसने नहीं भी पढ़ी वो भी पढ़ेगा, सही, जिन्होंने तरदीद पढ़नी है फिर वो खबर की तरफ भागेंगे। तो अब बात यह है कि मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि जो मरीम नवाज साहिबा का बयानिया है
हमारी खातून अव्वल के हवाले से जो उन्होंने बोला है टीवी पे कई दफ़ा, वो उसके अगर वो लाइन फॉलो कर रही हैं तो इट इज़ हर स्वीट विल, इससे उनका स्टेटस भी जो है वो मुतय्यन होगा और ज़ाहिर बड़ा स्टेटस है उनका। एक सहाफ़ी की हैसियत से आपको समझ में आता है? मुझे नहीं, मैं नहीं समझता कि वो, मुझे भी समझ में, और ख़ास तौर पर इसलिए भी नहीं किया जाना चाहिए था कि ये बयानिया एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है जो कि उसके मुखालिफ है। और सवाल ये पहले भी एक शो में आपके साथ ये डिस्कशन हो रही थी कि अगर किसी का कुछ अकीदा है, कोई पढ़ाई करता है, कोई नफल पढ़ता है, कोई तस्बीह करता है, आप उसको जादू टोने से तशबीह देना शुरू कर दें, काले बकरे की सरी से और पुतलियों से और सुइयों से, दैट इज नॉट करेक्ट। दैट शोज योर मोटिवेशन। देखे ना, अब मंसूर अली खान बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, हम तो इशू वाइज बात करते हैं। अगर आपकी कोई मोटिवेशन हमारी क्या होनी चाहिए? कॉमन मैन जो है, क्या उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत कर रही है आइन के मुताबिक या नहीं कर रही? ये है ना हमारा। अगर मैं जो है वो आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू कर दूं तो फिर मैं साफ़ ही नहीं, मैं कमीशन एजेंट बन जाता हूँ, जिसके तर्जमे बड़े अजीब अजीब है हमारी ज़बानों में। तो मेरा ख्याल है, लेकिन अब अगर हुकूमत जो है बाय टू गिव दैट मच इंपॉर्टेंस टू इट, जिसने नहीं भी सुने हैं, मेरा मतलब है कि वो एक वाजिबी जी तहरीर है, BBC भी पता नहीं उसके मेयार क्या हो गए हैं। तो मतलब मैं उर्दू के हवाले से बात कर रहा हूँ, और उसको ट्रैप में आई है। देखना ये जो PTI है ना, इसके मीडिया विंग बहुत अच्छा है, मुस्लिम लीग नून का बहुत आला है। वो ट्रैप कर लेते हैं, फिर एक इशू बनता है, उस पर वो साबित क्या करना चाहते हैं कि जी इमरान खान तो कोई काम नहीं कर रहे, उनकी बेगम ही उनको शायद, ये उनकी नैरेटिव है। ये उन्होंने दो उनकी नैरेटिव्स थी। मसलन उनके मैं समझता हूँ, जो मैं पढ़ पाया हूँ, उन्हें पता था कि कोई नहीं मानेगा कि हम बदनवान नहीं है, लिहाजा उन्होंने बना दिया बदनवानी मुकाबला नाअहली। करप्शन होती है, कौन कह रहा है? एहसन इकबाल साहब, हमजा शहबाज साहब। करप्शन को छोड़ दें, करप्शन तो होती है, ये तो नाअहल है, और करप्शन नाअहली से बेहतर है। ये उनका एक और प्रोपेगेंडा बड़ा अच्छा किसी ने डिवाइस करके उनको दिया था। तो ये चीजें सामने हमें नजर आ रही हैं, और बस ये वही जाता है कि छोटे मकसद, छोटी सियासत फिर सहाफत पर भी मुनक्कस होती है। एक ब्रेक ले बाद वापस आते। वेलकम बैक टू सवाल। मंसूर अली खान साहब, ये जो बात हो रही थी आसमा शराजी साहिबा के कॉलम की, मैंने जैसे कहा कि उन्होंने जो तनकीद गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे की थी उस कॉलम में, उससे मैं इतफाक करता हूँ। एक सहाफ़ी की हैसियत से उनकी वो राय है और वो अपनी राय देने की मिजाज है, लेकिन उस कॉलम के आखिर में जो चंद सतूर थी जिसके ऊपर फिर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, वो सब कुछ जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया, वो 100% गलत था, मैं बात मानता हूं। लेकिन आसमा शराजी साहिबा के भी वो जो अल्फाज थे आखिर में, डू यू एग्री विद दोज वर्ड्स, दोज सेंटेंसेस एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एंकर? अच्छा, मैं इसमें मेरे इसमें दो एंगल्स हैं। एक बात तो ये एज फार एज ये जो नैरेटिव बेचा जाता है ना कि जी इमरान खान साहब के पीछे जो है वो बुशरा बीबी हैं, और बुशरा बीबी के कहने के ऊपर या उनके इन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर अगर कोई काम करते हैं, वैसे अगर करते हैं तो आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, क्योंकि दिस मीन्स कि इन दोनों मियाँ बीवी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। और दूसरी बात ये कि क्या इससे पहले नहीं होता रहा? क्या नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी के अंदर कलसूम बीबी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी? क्या उनके मेजर डिसीजंस के हवाले से वो क्या उनसे बातचीत नहीं करते थे? या अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आप देख लें, क्या आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं था? यहाँ पे हमेशा प्राइम मिनिस्टर्स और उनके, लेकिन सवाल ये है ना मंसूर साहब के मियाँ बीवी का रिलेशनशिप कैसा है? कोई बुरी बात नहीं है। This is none of a journalist's business. This is none of the journalist's business. मैं कह रहा हूं अगर कोई कहता भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। दूसरी बात, वो जो आसमा शिराजी के कॉलम की आप बात कर रहे हैं, मुझे उस पर दो एतराजात हैं। एक तो ये कि वो एक ओपिनियन पीस है, वो रिपोर्टिंग नहीं हो रही। खुदा के लिए इन दोनों में एक फर्क समझिए। ओपिनियन के अंदर जो होता है आपके पास मार्जिन ज्यादा होता है। आपको कोई चीज हो सकता है, आपको नीला रंग पसंद हो, मुझे ना हो सकता है काजी साहब को जो है वो बिल्कुल बुरा लगता हो। ये एक ओपिनियन है, इट इज नॉट अ न्यूज रिपोर्ट। वहां पे शहबाज गिल साहब बार बार इसको रिपोर्ट करें कि जी उन्होंने खबर दी है, आप सबूत दें। ओ भाई, ना वो खबर थी, ना उन्होंने कोई बताया कि जी ये फलां बंदे के साथ कनेक्टेड है। दो एतराजात हैं रिसेंटली, आप ये देखिए। एक तो ये शहबाज गिल साहब ने जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जिस किस्म का नैरेटिव बिल्डअप किया गया, वो गलत है। वो तो मैं आपसे एग्री कर रहा हूं उस बात पे। इस चीज के साथ अटैच किया। हाँ, लेकिन ये जो आपने बात की मंसूर साहब, ये जो आपने कहा कि वो रिपोर्टिंग नहीं थी, जो कॉलम है
है वो ओपिनियनेटेड होता है, वो राय होती है, बिल्कुल ठीक है। आप अपने प्रोग्राम में बैठ के आप भी राय देते हैं, आप कोई रिपोर्टिंग तो नहीं करते, मैं भी राय देता हूँ, कैसा भी अपने प्रोग्राम में बैठ के राय दे रहे होते हैं, लेकिन राय भी आप ऐसी नहीं दे सकते जो किसी की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करे। किसी की जाती जिंदगी के हवाले से आप कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जिसमें कोई डेफेमेशन का आंसर हो, या किसी पे आप कोई इस तरह का सेंटेंस जुमलाबाजी तो नहीं कर सकते ना। तो राय में भी आपने उन सारी चीजों को तो मलहूज़े खातिर रखना है, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट पे तनकीद करें, जो इनकी परफॉर्मेंस है इन पे तनकीद करें, लेकिन आखिर में जाके अगर आप कहते हैं कि जी काले बकरे की सिरी और पुतलियां और सुइयां, सो दिस इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ये मेरी समझ में तो नहीं आता, आपकी समझ में आता है ये राय के तौर पे? मैं राय के तौर पे अगर वहां पे मेरी अब ये मेरी राय है, इस पे जाहिर बात है मेरा और आपका इख्तलाफ हो सकता है कि अगर उसके अंदर किसी का नाम लिखा गया हो और उसके साथ ये अटैच किया गया हो कि जी फलां शख्स अगर ये सब कुछ करे तो हाँ बिल्कुल डेफेमेशन होनी चाहिए, आसमा शिराजी के खिलाफ इस पे एक्शन होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए। बट एज लॉन्ग एज देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी नेम, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, हाँ मैं अगर उनकी जगह होता, मैं आसमा शिराजी की जगह होता और मैं कॉलम लिख रहा होता, शायद मेरे अल्फाज मुख्तलिफ होते, शायद आपके अल्फाज मुख्तलिफ होते, बट दैट्स अ ओपिनियन एंड यू कैन ऑलवेज। चलिए काजी साहब का ओपिनियन लेते हैं इसके ऊपर। पहले का आप कहते थे जी बड़ा ही फजूल काजी साहब से पूछते हैं। बिल्कुल कहें आप। ठीक जी, ठीक है, ठीक है। कैसा? देखिए एक हाईली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है। वो कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया, खातून अव्वल का नाम। नाम तो मरियम साहब ने लिया था। अगर यार हम इतने बच्चे तो नहीं है कि वो किन के बारे में बात कर रही हैं। मतलब आप एक लीगल कवर तो ले सकते हैं, अदालत में जाके कह जी मैं ना नहीं लिया जी, मेरे 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 नजर फलां मैं खातून दी या बंदे दी या मर्द दी गल कर रहा। दिस नैरेटिव इज कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन पार्टीज मीडिया ग्रुप एंड देन दैट लाइन इज बीइंग फॉलोड बाय अ लेडी। तो उसके बाद जाहिर है वो वही कर रहे हैं आप, और उसके बाद उसके डिफेंस में भी लोग आ रहे हैं। अच्छी बात है, डिफेंस भी करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि जो 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 उसका पस मंजर है उसको कैसे यार आप इग्नोर कर सकते हैं, जो कहानियां चलती हैं। और ये खबर है, ये खबर भी है, मैं थोड़ी सी माजरत के साथ कहता हूं कि आप खबर दे रहे हैं कि जनाब वहां पर तो ये हो रहा है, इससे पहले मरियम साहबा कहती हैं ये जंतर मंतर वो हो रहा है, आप वो कह रही हैं और अब कहती हैं बिल्कुल कोई लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, कोई लीगल एक्शन नहीं होना। नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो बिल्कुल कोई लीगल एक्शन नहीं होना, हुकूमत को इसका नोटिस ही नहीं लेना चाहिए था अगर कोई अकल थोड़े पल्ले होती थे। उस ट्रैप में पैर रखने की जरूरत क्या थी? नहीं, और अगर नोटिस लेना भी था तो कम से कम ये कुछ नहीं करना चाहिए था जिस तरह आप बोल रहे हैं। अगर ये मंसूर अली खान कोट करते हैं, ऑफिशियल ट्विटर पेज एवरी राइट, जो जितने लोगों ने उसको डिफेंड किया, दे हैव एवरी राइट टू डिफेंड। उनके ख्याल में अगर उन्होंने ठीक किया है तो मैं उनके इस डेमोक्रेटिक राइट को तो नहीं वापस ले सकता। हुकूमत ने तो किया ही गलत है, लेकिन सवाल यह है कि जब मेरे सामने एक चीज आती है तो मैं देखता हूं कि यार ये मोटिवेटेड है या नहीं है, ये कोई खास लाइन से हो रही है कि टॉप जो लीडरशिप है वो यही लाइन ले रही है, आगे एक वहां भी आप यही लाइन ले रहे हैं, तो नेचुरली उधर ही इशारे जाएंगे। हाँ, कानूनी तौर पर काबिल गिरफ्त नहीं है क्योंकि किसी का नाम नहीं है। मंसूर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इख्तिलाफ कर रहे थे काजी साहब पे? नहीं, मैं काजी साहब से बड़े एहतराम के साथ मैं इस चीज का इख्तिलाफ करना चाह रहा हूं। जो बात मरियम नवाज ने कही थी, मरियम नवाज ने कहा था कि मुल्क के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग जंतर मंतर के जरिए हो रही हैं। शी इज एक्चुअली रिपोर्टिंग अ फैक्ट, ठीक है, शी इज एक्चुअली रिपोर्टिंग अ फैक्ट कि जी इस तरह हो रहा है जिसका कोई सबूत नहीं है। सो मरियम नवाज इज रॉन्ग, मरियम नवाज ठीक नहीं कह रही है बात। आसमा शिराजी ये कह रही थी कि अगर मुल्क की इकोनॉमी यहां पे पहुंच गई है तो अब ये भी कर लिया जाए तो कुछ नहीं होगा। वो ये कह रही, वो ये नहीं कह रही कि जी इकोनॉमी को संभालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इसलिए मैं कह रहा हूं ये रिपोर्टिंग नहीं थी, इसमें न्यूज का आंसर कहीं नहीं था। मरियम नवाज अलबत्ता जो कह रही थी वो एक गलत फैक्ट शेयर कर रही थी, दोनों में एक डिफरेंस है। और दूसरी बात ये कि इस नैरेटिव के ऊपर मत जाइए कि जी चूंकि ये जो बात ये कह रहा है या कह रही है उसने भी वही बात कही है जो एक सियासतदान ने की है, तो इसलिए इसका मतलब है दोनों का आपस में लिंक होगा। मैं काजी साहब मिसाल के तौर पे अगर नून लीग के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं या वो कहते हैं और एतराज करते हैं कि जी ये मनी ट्रेल नहीं दे सके, पैनामा के ऊपर बात नहीं कर सके, तो मैं क्या कहूं जी काजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो गए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाइन टो करते हैं? नहीं, काजी साहब अगर अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो वो वही बात कर रहे हैं जो सही है, जो वो समझते हैं सही। मंसूर, एक मैं बात आपको बता दूं, ये जो स्क्रीन की उस साइड पे लोग बैठे हुए हमें देख रहे हैं ना, ये हमसे ज्यादा ज़हीन है। काजी सईद अगर इनके साथ फ्रॉड कर रहा है, अपना जबान बेच रहा है, अपना कलम बेच रहा है, छुप नहीं सकता।
सबूत नहीं होगा। कोई बंदा सबूत कौन, सबूत इस मुल्क में किसी का नहीं होता। चिट्टे चाड़ने लुट कर ले जाओ, कोई पूछ नहीं, कोई नहीं। यहाँ के जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बोसीदा है, सबूत आ जाते हैं सर, लेकिन सबूत आ जाते हैं सर, पता लग जाते हैं। कोई नहीं आते यार, कहाँ आते हैं? किसी का कुछ नहीं हुआ यार सर, 5 साल नहीं पता लग जाता है जेल में से। काजी साहब आपके पास आज आपके पास 10 साल पहले कौन सी गाड़ी थी और आज कौन सी गाड़ी है, और यहाँ पे किन किन लोगों के पास गाड़ियां किसका तब्दील हुई हैं और क्या कहां से किधर वो चले गए, सबको पता लग जाता है। नहीं रुकती ये चीज, छुप नहीं सकती। वो कहते हैं पैसा नहीं आपकी बात कर रहा हूं ना, जो मर्जी कर लो। मैं आपकी बात ही तो कर रहा हूं। मेरा तो रोना ही ये है कि जो 33 नंबर जो वैगन में से सहाफत निकल के V8 में कैसे आई। मैं चैलेंज करता हूं, निकालें सारे, मेरा खाता भी निकालें। मैं तो यही बात कह रहा हूं। और फिर जी आजादी साफत सरू और चाहिए और की चाहिए जे मैं ना लवा 85 में केड़ा 33 नंबर तो लेके जंग अखबार चाहता सी, और आज V8 में बैठे 5 गार्ड ने पीछे। तो सर ये सबको पता होता है, साफियों को भी तरक्की करने का हक है, सब जानते हैं, अगर जायज तरीके से। इस तरह नहीं सर, बिल्कुल ये इस तरह की तरक्की नहीं, इस तरह की तरक्की नहीं जायज। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है, जायज तरीके से तरक्की कर। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, सईद कायद साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ होंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवाल। मुझे ज्वाइन किया सेनेटर फैसल वाडा ने। फैसल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। 2-3 चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है फैसल साहब। पहली चीज, एक तो ये सहाफियों के साथ जो खुसूसी मोहब्बत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। खान साहब जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा द मीडिया इन पाकिस्तान नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। हालांकि उससे पहले जब आप लोग ऑपोजिशन में थे तो खान साहब कहते थे फ्री मीडिया बड़ा ज़रूरी होता है जमहूरियत के लिए, तरक्की के लिए। उसके बाद फिर एक मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की भी बात होने लगी, जिसमें हमें पता लगा कि करोड़ों रुपए के फाइन्स भी हो सकते हैं सहाफ़ियों को और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को। लेकिन उसके बाद फिर कुछ इंडिविजुअल इंसिडेंट्स भी हुए। आसमा शराजी साहिबा का, अभी आपकी भी एक हो गई एक सख्त जुमलों का तबादला हुआ जिसमें मंसूर अली खान के साथ आपका और उनका। तो देखिए एहतशाम साहब, आपने अच्छा हुआ ये शेयर दिया टॉपिक। देखिए एहतशाम साहब, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली। देखिए जी, मेरा कोई मंसूर अली खान के साथ कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। आप जर्नलिज्म का सबसे पहला रूल ये है कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी लें, चाहे आप उसको माने या ना माने, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना आपका राइट है एज अ जर्नलिस्ट, नंबर 1। नंबर 2, लफ्जों का चुनाव जर्नलिज्म के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं और मैं अपना को डिफेंड कर सकता हूँ। और यहाँ बहुत बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के सख्त एंकर्स भी हैं जिनकी क्रिटिसिज्म मैंने देखी है, सुनी है, बर्दाश्त की है, और उसका, लेकिन उसमें आपको कहीं हर जगह पर न्यूट्रलिटी नजर आई है, कोई बायस नजर नहीं आया। आप किसी भी पार्टी को एज अ इंसान पसंद कर सकते हैं, आप किसी भी लीडर को पसंद कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन व्हेन यू आर चूजिंग वर्ड्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जर्नलिस्ट के ऊपर। मेरा मंसूर के साथ कोई जाती नहीं है, उन्होंने इससे पहले भी 2-3 चीजें की। मैं ये जो आपने कहा ना कि आपने बड़ी मुनासिब बात की, आपने कहा है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए था, लफ्जों का चुनाव दुरुस्त होना चाहिए था, चाहे आप सख्त बात करना चाहते हैं, तनकीद करना चाहते हैं, करें। तो यही चीज आप ट्वीट में भी कह देते, लेकिन ट्वीट में तो आपने कुछ और ही लिख दिया। मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं। एहतशाम साहब, अगर आपको 2 दफा समझाया गया है, 3 दफा इशारतन कहा है कि देयर इज नो रीजन फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ एक्सचेंज, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी मशहूरी हो जाएगी और आप किसी को लफ्जों के तहत किसी को अटैक करेंगे, दिस इज नॉट जर्नलिज्म। आप लोगों से हम शायद ज्यादा सीखते हैं, आप लोगों से। तो आप लोगों का, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ज्यादा क्लेवर हूं या ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। एहतशाम साहब, देयर आर लॉट ऑफ टन्स ऑफ थिंग्स जो आप लोगों ने हमें सिखाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे हाथ बंधे हुए और मेरी टांगे बंधी हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दिस इज माय स्ट्रेंथ, इफ आई इग्नोर, इफ आई टेक द क्रिटिसिज्म, ये मेरा राइट है। हाँ। लेकिन अगर आपको 10 दफा एक बात कही है, 4 दफा आपको एक बात की, आप हर दूसरे दिन किसी ना किसी के साथ इस तरह की चीज कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड। उन्होंने मुझे और भी बातें की कि मुझे हीरो बनने की जरूरत थी, तो मैं हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, मैं चमचा बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। उन्होंने अपने बच्चों की बात की, मैं उनके बच्चों का, उनकी फैमिली का, आज भी इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी
सर आंखों पे उनकी इज्जत करता हूं, करता रहूंगा। मैं एक एथिकल फाइट भी लेता हूं और एथिकल दोस्ती भी निभाता हूं। दोनों चीजों में मुझे दिया ना। मैंने गवर्नमेंट, उन्होंने कहा आप गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की अल्लाह का रहम है, करम है। एहतशाम साहब, थैंकफुल टू अल्लाह, मैंने गवर्नमेंट को कभी भी नहीं अपनी पावर की, लेकिन एहतशाम साहब पावर अल्लाह की है, मेरी नहीं है। लेकिन मुझे गवर्नमेंट की ताकत की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज बीन वेरी वेरी काइंड ऑन मी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने बहुत काबिल बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन फैसल साहब, आई रिमेंबर माई फर्स्ट मीटिंग विद यू, इट वॉज इन कराची ऑन अ वेडिंग, इफ यू रिमेंबर, एंड दिस इज बैक इन 2018, और अभी आपकी गवर्नमेंट नहीं आई थी। और एक चीज जो मैंने आपके बारे में तब नोटिस की थी ना, वो ये थी दैट यू वर एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल टू एवरीबडी अराउंड, एंड आई वाज एक्चुअली इम्प्रेस्ड कि मैं बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं और आप जिस तरह रिस्पेक्ट से बात करते थे, आई वाज इम्प्रेस्ड बाय दैट। लेकिन फिर आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी बदल जाती है। आपने जैसे कहा कि जी हो सकता है आपको उनकी कुछ बातों के ऊपर इतराज हो और वो दुरुस्त भी हो। मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है दुरुस्त भी हो, लेकिन ये जो अल्फाज आपने लिखे, मिसाल के तो आई डू not expect somebody who's in the Senate and you're a representative, sir. तो देखिए जी, एक तो इत्तेशाम साहब, इत्तेशाम भाई, मेरी इल्तिजा जरूर सुनिएगा। देखिए, एक तो ये कि कुछ सेनेटर, मिनिस्टर और एमएलए बन के कोई स्पेशल आदमी नहीं बनता, एक नॉर्मली आदमी रहता। मेरे 4 हाथ नहीं लगे, मेरी 4 टांगे नहीं लगी, मैं पहले जैसा था वैसा ही आज भी हूं और आगे भी इंशाल्लाह रहूंगा। जब मैं सरकार की वजारत में भी था तो मैंने बेनिफिट घर वर नहीं लिए थे सरकार के, तो अल्लाह इज बीन एक्सट्रीमली काइंड अगेन, अल्लाह पाक का रहम है। दूसरी चीज ये कि आपने कहा इज्जत, देखिए तशाम भाई, मेरा बड़ा सीधा फॉर्मेट है, दैट्स हाउ आई सी एंड आई बिलीव एंड आई लिव माई लाइफ। आप मुझे इज्जत देंगे, मैं आपको डबल इज्जत दूंगा। आप मुझे एहतराम देंगे, मैं आपको डबल एहतराम दूंगा। आप मुझे प्यार देंगे, मैं डबल प्यार दूंगा। आप मुझसे बदमाशी करेंगे, मैं डबल बदमाशी करूंगा। मैं बड़ा क्लियर हूं अपनी लाइफ के अंदर। आप मंसूर अली खान के साथ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरा कोई जाती झगड़ा नहीं है। मंसूर अली खान की अगर जिस तरीके से उन्होंने आखिरी वीलॉग बनाया है, अगर वो जर्नलिज्म भी उस तरह करते, मैं चलिए आगे बढ़ते हैं। And I respect, आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं अगेन, मेरा कोई झगड़ा नहीं है। Your tweet. You still stand of course what he has been doing for a very long time. चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है मईशत की, आप जब सेनेट में गए, वी वर एक्सपेक्टिंग कि कोई मिनिस्ट्री वगैरह दोबारा आपके पास आएगी, लेकिन अभी तक वफाकी काबीना का आप दोबारा हिस्सा बन नहीं सके। एक तो ये बताइएगा क्या वजह है, क्यों नहीं बन सके? प्राइम मिनिस्टर साहब से ताल्लुकात कैसे हैं? दूसरा ये कि मईशत के हवाले से जो भी वादे थे वो अभी तक पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे और लोग बड़े परेशान हैं, खासतौर पे महंगाई की वजह से। एहतशाम भाई, देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक वजारत की बात है, ये पूरा प्रोगेटिव जो है वो वजीर आजम का है। वो जिसको रखें, जिसको ना रखें, ना मैंने पहले मांगी थी, ना मैंने आज मांगी है, ना मैं आगे मांगूंगा। उनको मुनासिब जब लगा उन्होंने मुझे लगाया। अल्लाह की मेहरबानी है, $26 बिलियन के प्रोजेक्ट बगैर किसी दाग और धब्बे के, अल्लाह की मेहरबानी से इज्जत से सर उठा के बाहर आया हूँ। एंड आई वॉज नॉट सैक्ड, आई वॉज नॉट रिमूव्ड। मुझे ना निकाला गया है, ना मुझे हटाया गया है, मैंने रिजाइन किया है। उसके बाद वजीर आजम साहब कल मुझे कहते हैं कि आप वजीर बन जाएं, आप आके मेरे दफ्तर के बाहर बैठ जाएं, आप जाके कोई और मेरे एसओ बन जाएं, पीएसओ बन जाएं। तो वो लीडर का काम है, ना मैं बॉस के काम है, मैंने पहले इंटरफेयर किया है, ना मैं आगे इंटरफेयर करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, ये अपने और पराए गेम का हिस्सा होते हैं सियासत के अंदर। मैं उस तरह नहीं समझता पॉलिटिक्स को। मैं जिसके साथ खड़ा हूँ उसका खड़ा हूँ, जिसके साथ नहीं खड़ा उसके मुंह पे बोल देता हूँ हमारे साथ नहीं खड़ा। वो एक सेपरेट पॉलिटिक्स है अगेन, विच इज नॉट पार्ट ऑफ, शुड नॉट बी पार्ट ऑफ डिस्कशन। तीसरा ये कि जहाँ तक आपने मईशत की बात की, बहुत सारी चीज़ें जहाँ अच्छी हुई हैं, वहाँ एक ज़रूर चीज़ मैं एडमिट करूँगा कि हम प्रॉपर्ली मार्केट नहीं कर सके जो हमने अच्छे काम किए। महंगाई का जो जिन है उसको अब प्रायोरिटी पर संभालना ज़रूरी है। महंगाई हर्ट करी एक आम गरीब आदमी को, और उसके ऊपर डिफेंस या डिफेंड करने से पहले उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब लगे हुए हैं। जहाँ तक आपने कहा कि 3 साल में कोई अच्छा काम नहीं
हुआ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, तो मेरा अपना ख्याल है कि मुआवजा ये होना चाहिए कि ये काम तहरीक इंसाफ ने किया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप लोहे की इंडस्ट्री ले लें, आप डेली वेजेस का ले लें, आप हाउसिंग ले लें, आप मोटरसाइकिल सेल्स देख लें, आप गाड़ियों की सेल देख लें, आप स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें, आप डैम्स देख लें, 20% गवर्नमेंट ने पे किया। जिस वक्त तक मैं वजीर था, प्रीमियम पे मेरे बॉन्ड आज भी लंदन यूके में बिक रहे हैं, ठीक है। 80% हमने बाहर से लिया। टीम कॉम्पिटेंट है, जबरदस्त काम कर रही है। 65 साल की हिस्ट्री में काम नहीं हो। नॉट ओनली हम डैम्स बना रहे, इनॉग्रेट करके, काम देके, पेमेंट डिसबर्स करके तब मैं बाहर आया हूं। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसकी वजह से मुल्क स्ट्रेंथन भी हो रहा है और सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर साहब इसी प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहे हैं। सो अल्लाह इज बीन अगेन काइंड। जहां तक आप कहें कि डेफिशिएंसीज क्या है, बहुत सारी डेफिशिएंसी होगी, दूध की नहरें नहीं पाई, महंगाई को कंट्रोल करने की सख्त जरूरत है, आवाम को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि जो चीज़ कल 10 रुपए की थी आज 20 की होगी, उसका इम्पैक्ट ये आया है, पूरी दुनिया में ये आया है, वो ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के आने से रिवाइव किया है हमने, जो बीच में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ना होने की वजह से, फवाद चौधरी के ना होने की वजह से वी कुड नॉट प्रोजेक्ट पॉजिटिव और ज़बरदस्त काम जो इस गवर्नमेंट ने किए। और आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वजीर आज़म ने स्टैंड और स्टैंसेस लिए अपनी लाइफ के अंदर एज वजीर आज़म, वो मुल्क की हिस्ट्री में किसी ने नहीं, चाहे वो मज़हब की अक्कासी हो, वेस्ट को समझाना हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को उजागर करना हो, इस्लामोफोबिया से और एक्सट्रीमिस्ट से अपने आप को बताना हो कि हम अगर आपकी इज्जत करते हैं रिलीजन की तो आप हमारे रिलीजन की करें। जो ख़वातीन पर्दा करती थी वेस्ट में, उनके राइट्स के लिए बोलना, कश्मीर के लिए बोलना, इंडियंस के पास बोलना, उनके लड़ाई के अंदर अपने आप को जितवा देना, ये सब पाकिस्तान के वजीर आजम का अगर मेरिट नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से मेरिट करने वाले और इस मुल्क के अंदर दूध की नहरें बनाने वाले मुल्क से भागे में वफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। आपको ये सवाल करना चाहिए, आप इतने अच्छे से बुलाएं, वापस आए यहाँ इस मुल्क के अंदर, वहां वो मांग रहे हैं कि हम एक्सटेंशन दे दें वीजाज की, तो ये तो शर्म की बात है ना सर। आपने कहा ना कि जी प्रोजेक्शन उस तरह से नहीं हो सकी। आई रिमेंबर इमरान खान साहब भी जब लाहौर आते हैं तो एक आध दफ़ा उन्होंने अक्सर ये जिक्र कर देते हैं अपनी तकरीर में कि उस्मान बुज़दार साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्शन नहीं होती है इस वजह से लोगों को पता नहीं चलता। अच्छा, कुछ मामला जिनका आपने जिक्र किया उससे मैं इत्तफाक करता हूँ, बट एट द सेम टाइम वो मामला जिनका बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों पर असर पड़ता है, मिसाल के तौर पर महंगाई। आपने बहुत सारी बातें की ना, आप इस चीज़ को देख लें, उस चीज़ को देख लें, सर आप आटे को देख लें, आप चीनी को देख लें, आप रोटी को देख लें, आप घी को देख लें, आप दालों को देख लें, यूटिलिटी स्टोर्स में कीमतें बढ़ जाती हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ रही है, तो लोग बराह रास्त इफेक्ट हो रहे हैं। वो जो कहते थे आप कि जी हम अवाम को रिलीफ देंगे, वो वाला रिलीफ तो अवाम को अभी तक नहीं मिला, बल्कि आगे भी हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ IMF है, वो कहते हैं जी कि आप मजीद टैक्स लगाएं, वो कहता है बिजली मजीद महंगी कर दें। तो इस सारी सिचुएशन में कौन सी ऐसी चीज है जो बराह रास्त अवाम तक पहुंची और वो प्रोजेक्ट नहीं हो सकी सही तरह से आपके? देखिए एहतशाम साहब, मैंने जो जिस चीज़ों की आपको निशानदेही की वो उनकी प्रोजेक्शन की बात करूँ। महंगाई के ऊपर तो मैं आपको डिफेंड करने का कहीं नहीं रहा कि मैं इस बात को डिफेंड कर, महंगाई हुई है। IMF प्रोग्राम से अगर हम शुरू करें तो IMF प्रोग्राम में इसलिए पाकिस्तान को जाना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान बैंकरप्सी के ऊपर खड़ा था। अगर हमें उन्होंने डॉलर्स के कुएँ दिए हुए होते पुरानी गवर्नमेंट के अंदर और मईशत आसमान से बातें करती और रिजर्व्स अरबों खरबों रुपए के डॉलर्स के होते तो हमें IMF में जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, जब बैंकरप्ट कर रहा था, जिस स्टूडियो में आप बैठे हुए उसकी कैपेसिटी जो है वो 10,000 रुपए की और उस पर आप 1 करोड़ रुपए का कर्जा डाल दें तो आप कैसे पे बैक करेंगे? मुल्क की कैपेसिटी थी 100 रुपए लेने की और 100 रुपए वापस करने की, आपने उस मुल्क के ऊपर 10,000 रुपए कर्जा चढ़ा दिए। उस 100 रुपए की कैपेसिटी से वापस करेगा, क्या करेगा? जब आपने हाथ पैर बांध के कुएं में फेंक दिया। देखिए तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं बैंक को सर मैं डिफॉल्ट करवा दूं बैंक को, मुल्क को, क्या मैं बैंक करप्ट करवा दूं? मैं मुल्क की बका, मुल्क की शान, मुल्क को जिंदा रखने के लिए अगर मुझे किसी की नहीं सर, देखिए इत्तेशाम साहब, हम डिफॉल्ट कराते हैं, आपका होमवर्क इत्तेशाम साहब, मैं आपको फिर बहुत सारी और मिसालें दूंगा। जो डैम
आज बन रहे हैं जिस कीमत पे और जिस कीमत पे उस वक्त बन रहे थे, पैसे साथ क्यों डिले हुए? जो रोडें आज बन रही हैं उनकी कीमत अगर 10 रुपए है तो इनके एतबार में 25 रुपए थी। ये क्यों फर्क आ रहा है? क्योंकि ईमानदार गवर्नमेंट को ये चीजें फेस करनी, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट समेत ब्यूरोक्रेसी के अंदर रज बस गई है, खून के अंदर है हराम और रिश्वत। अगर आप उस चीज को, उस एडिक्शन को हटा रहे हैं, तो आप अगर सिगरेट भी पीते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है आपको। मैं तो फैसल साहब आपकी बात कर रहा हूं ना। देखिए, वो जो भी थे अब वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो ऑपोजिशन में बैठे हुए सर। 3 साल से हुकूमत आपके पास है, अगले 2 साल भी आपके पास रहनी है। आप कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सिंध के अलावा हमारी हुकूमत और अगले 5 साल भी हमारे होंगे। तो सवाल ये है कि पिछले जो कर गए सो कर गए सर। अब आगे आप लोग 3 साल से इक़्तिदार संभाले बैठे हैं, आगे भी आप कहते हैं 5 साल हमारे होंगे। और जिस चीज को आप बड़ा आराम से साइडलाइन कर देते हैं ना सर, कि महंगाई के ऊपर तो मैं आपसे बहस कर ही नहीं, क्यों नहीं कर रहे? और अगर आप बहस नहीं कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि महंगाई है क्यों? क्योंकि सर मैं तो बहस कर रहा हूं ना, क्योंकि बराहे रास्त एक आम पाकिस्तानी का तो मसला ही महंगाई है। उसके लिए तो बच्चे को स्कूल भेजना, उसका अस्पताल में इलाज कराना और जी किचन चलाना मुश्किल हुआ है। फैसल साहब, एहतशाम भाई, आपके वालिद ने एक घर लिया होगा आपकी पैदाइश पे, या आप बच्चे होंगे, मेरे वालिद ने लिया वो घर, उस टाइम पे 10 रुपए का था। आज वही घर आज 100 रुपए का हो गया या 1000 रुपए का हो गया है। तो क्या हम गवर्नमेंट को आके ये कह रहे हैं कि हमारे अब्बू ने 10 रुपए का लिया था, आप हमसे 10 रुपए में वापस ले लें? हम यही कहते हैं ना, हमने 10 रुपए का लिया था, 1000 का हो गया, ले लो। तो जहां तक अपनी चीज की महंगाई या अप्रिसिएशन या बढ़ा हो रहा है उस पर तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन गवर्नमेंट से हम कह रहे हैं कि आप हमें, हमारा घर 10 रुपए का 1000 का हो गया, लेकिन रोटी उस टाइम पे 1 रुपए की थी, आप 1 रुपए की दें, जबकि हमारा घर 1000 रुपए का। चीजों के साथ बढ़ना भी जरूरी है। पेट्रोल की कीमत सर, जो बेचारा दिहाड़ी करता है, घर की बात छोड़ दे सर, आप अफोर्ड कर सकते होंगे, मैं शायद अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन वो मजदूर जो बेचारा दिहाड़ी करता है, उसने रात को जब आटा लेना है या घी लेना है या उसने दाल लेनी है या उसने चीनी लेनी है, तो उसको आप ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि जी महंगाई होगी ओवरऑल। आपका कोई छोटा मोटा एसेट था, आपने साइकिल आज से 5 साल पहले इतने की ली थी, अब साइकिल की कीमत बढ़ गई है, हालांकि साइकिल की तो डिटीरियोरेट हुई होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इज दिस द आर्ग्यूमेंट दैट द गवर्नमेंट हैज to offer to what I'm saying is, sir, what I'm saying is कि सर अगर $40 पर बैरल का फ्यूल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 85-90 रुपए डॉलर हो गया है, मोर देन डबल हो गया है, तो मैं आपको कैसे उस कीमत पे पेट्रोल दे दूं? मुझे इसका आप जवाब दे दें। ये तो मेरे हाथ में नहीं ना, पाकिस्तान के पास प्योर पेट्रोल का कुआं थोड़ी है। इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल आपने लेना, वो $40 पर बैरल था, आज 80-85-90 रुपए, कल 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है जी सर, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। पेट्रोल बैनुल अक़वामी मार्केट में महंगा हो गया उससे जो नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में था, लेकिन जो महंगाई है पाकिस्तान में वो उस तनासुब से नहीं है। मिसाल के तौर पे बाकी मुमालिक खित्ते के जहां पे पेट्रोल हमसे ज्यादा महंगा है, आप लोग अक्सर कहते हैं ना जी इंडिया में महंगा है, श्रीलंका में महंगा है, बांग्लादेश में महंगा है, वहां पर जो अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई है वो इतनी ज्यादा नहीं है जो पाकिस्तान की है। तो पेट्रोल महंगा कर दें लेकिन अशियाए खुर्दोनोश तो सस्ती करें। उसमें मिस मैनेजमेंट है सर, उसमें मिस गवर्नेंस है, उसमें सप्लाई एंड डिमांड का मसला है। चीनी आप पहले इंपोर्ट कर देते हैं, बाद में ज्यादा पैसों में एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है सर। देखिए एहतशाम साहब, एक तो ये कि प्लीज आपको थोड़ा सा आपके तवज्जुह से कौम को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और आपकी मदद की जरूरत एज एंड बाय एंड लार्ज मीडिया की जरूरत ये है कि आप लोगों को बताएं कि जी एक टाइम था जब हिस्सेदारी होती थी, तुम ये कर लो, तुम्हारी शुगर मिल ये करेगी, मेरी शुगर मिल ये करेगी, फलाना आटा होगा, फलाना स्टॉक होगा। जब एक वेव के खिलाफ आप जाते हो, जब मिजाज के खिलाफ आप जाते हो, जब माफिया से खिलाफ जाते हो, तो थोड़ी सफरिंग भी होती है। उस सफरिंग का नतीजा इंटरनेशनल महंगाई का नतीजा, जो कर्जे हम पे छोड़ गए उसका नतीजा, उसके सूद का नतीजा। हमारा बस चले, इमरान खान साहब का बस चले तो गरीब के लिए आधी कीमत में फ्यूल कर दे, लेकिन अगर आधी कीमत में फ्यूल यहां कर देगा तो वहां डिफॉल्ट कर देंगे हम कर्जे के। 15 सेंट के ऊपर आप एग्रीमेंट करके गए 15 साल के लिए बिजली का, आज वही बिजली 4 सेंट में मिलती है। बहुत शुक्रिया, और गवर्नमेंट पाकिस्तान को उसको निभाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वाडा साहब। और वाडा साहब ये जो कह रहे थे ना कि इमरान खान साहब का बस चले तो वो फ्यूल सस्ता कर दें पाकिस्तान के अवाम के लिए, तो मुझे याद आ गया ज़माने तालिब इल्मी में तकरीरी मुकाबलों में हम जब हिस्सा लेते थे तो पंजाबी तकरीरी मुकाबला एक हो रहा था, उसका मौजू था शरीफ हो जिदा वस न चले।
तो इमरान खान साहब भी शरीफ हैं, क्योंकि उनका बस ही नहीं चलता। अगर बस चल जाए तो फ्यूल भी सस्ता कर दें, वहाँ हमको और भी रिलीफ देते हैं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।